हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। शाहरुख खान के करियर में जो दो फिल्में सबसे इंपॉर्टेंट रही शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने में, वो थी बाजीगर और डर। बाजीगर और डर दोनों ऐसी फिल्में थी जहां पे कि इंटरेस्टिंगली शाहरुख खान ने एंटी हीरो का रोल प्ले किया था। एंटी हीरो मतलब विलेन कम हीरो। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों मूवीज में, फॉर एग्जाम्पल डर में एक्चुअली अगर आप देखें तो हीरो जो थे वो सनी देओल थे। And after that he was so unhappy with Yash Chopra that he never worked with him again। मतलब कहने का ये है कि वो डेफिनेटली समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंस दी गई शाहरुख खान को उस मूवी में। हम इस बात को किस तरह से देखते हैं ये डिपेंड करता है कि जो एंटी हीरो है, या अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में देखें कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग है। कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग क्या होती है कि जो चीजें आज बहुत डाउन है, बहुत पिटी हुई हैं, उनको एनालाइज करके उनमें इन्वेस्ट किया जाए। तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फंड्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड एक स्कीम रन करता है जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि हम ये बात डिस्कस क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है बड़ा तेजी से बदलते रहता है, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जब बदलता है तो बहुत सारी स्टॉक्स के ऊपर या सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट भी आता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है वो ये है कि जो मार्केट का करंट सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट में जाके इन्वेस्ट किया जाए। ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का बेसिक सिद्धांत। और ये यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक बहुत, ऑफ कोर्स एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, और उनका एक स्कीम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अगर आप एनालाइज करें और उसे देखें तो उनका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो मार्केट में सेंटिमेंट है उसके अगेंस्ट में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उन चीजों का फायदा उठा सकें जहां पे कि करंट मार्केट सेंटिमेंट भले ही नेगेटिव है लेकिन आगे अच्छा स्कोप बन सकता है। तो अगर इस पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी, जैसे कि अगर सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ऊपर है, फिर ऑयल एंड गैस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा, यार ये तो निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स का भी मोटा मोटी यही ब्रेकअप होगा। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा बट लगभग यही होगा। तो आगे अगर हम देखें कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का बेसिक सिद्धांत क्या है, पहली बात गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। मतलब कि जो आज जनरल फिलॉसफी, जनरल सेंटिमेंट है किसी स्टॉक के बारे में, किसी इशू के बारे में, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्ट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल है कि भाई अचानक से इजराइल ईरान का वॉर हो रहा था और ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ने का जो मार्केट का रिएक्शन था उसके अगेंस्ट में बैठ ली जाए कि भाई ऑयल की प्राइसेस कम भी होगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। और मार्केट की साइकोलॉजी का लाभ उठाया जाए, क्योंकि मार्केट क्या होता है, हमेशा पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। जब भी अच्छी खबर आती है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है, खराब खबर आती है बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है। क्या उतना जस्टिफाइड है, क्या उतना वारंटेड है? तो डेफिनेटली कुछ मार्केट में एनोमलीज या कुछ ऐसे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं उस टाइम पे, इस बिहेवियर की वजह से, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी की वजह से, कि जब कभी पॉजिटिव न्यूज आई बहुत तेजी आ गई, उतनी जरूरत नहीं थी। जब कभी बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज आई बहुत गिरावट आ गई, उतनी जरूरत नहीं थी। और उसका फायदा कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग उठाती है। और वैल्यू एक्सट्रैक्शन, मतलब कि कई बार क्या होता है कि किसी भी सेक्टर में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, बहुत प्रॉब्लम लोग समझ रहे होते हैं, मार्केट समझ रहा होता है, इन्वेस्टर देख रहे होते हैं, तो उस चीज का फायदा उठा के वो चीज कभी कभी बहुत सस्ते दामों में मिलती है। इट्स लाइक सेइंग कि डिस्ट्रेस सेल हो रही है। स्टॉक मार्केट की सेल का मतलब है कि जब कभी बिल्कुल कौड़ियों के भाव पे कोई चीज मिल रही है। कौड़ियों के भाव मतलब कि जो चीज की वैल्यू ज्यादा है लेकिन उससे कम में वो मिले। तो अगर इस चीज को एनालाइज करें, आपको याद होगा हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जब हम एनालाइज कर रहे थे कि किस तरह से इंटरेस्टिंग नाम इन पोर्टफोलियोज में ढूंढे जा सकते हैं। तो कोई कंपनीज होती हैं जिनमें की पोटेंशियल काफी होता है, अदरवाइज अच्छी लग रही होती है, और सबसे बड़ी बात बहुत महंगी नहीं होती है। और उन स्टॉक्स को देखा जाए, उन स्टॉक को समझा जाए तो शायद आप सीख सकते हैं कि किस तरह से सिद्धांत काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो क्या है। ये मई के एंड में था, जो थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-12 दिन आपको लगेंगे कि भाई आप समझ पाएंगे कि जो जुलाई के एंड में जो आपको पोर्टफोलियो दिखेगा वो अगस्त में थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा। तो हमने मई का यहाँ पे पोर्टफोलियो लिया, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती हैं। और सिद्धांत वैसे भी ये नहीं है कि मई, अप्रैल या जून को देखा जाए। सिद्धांत ये है कि इंटरेस्टिंग नाम ढूंढे जाए। तो आप इसमें देखिए एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सब जाने पहचाने नाम है। तो धीरे धीरे आप नीचे बढ़ते हैं तो आप इसमें देखिए एक नाम आपको दिखेगा, इंडस टावर्स लिमिटेड। अब इंडस टावर्स मुझे लगता है कि बाकी सब नामों की तुलना में, जैसे कि आप देखें टाटा स्टील है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब लोगों को ज्यादातर पता होगा। इंडस टावर्स आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा या कितने लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करें। और एक और चीज है कि यहाँ पे जो हम
देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की जो होल्डिंग है आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, और सबसे बॉटम वाली होल्डिंग है इस पोर्टफोलियो की जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है वो आपको राइट साइड में। अब आप देखें कि इंडस टावर्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। पहली बात, इंडस्ट्री लीडर है ये। टावर होती है जो मोबाइल की टावर की एक कंपनी है। बिजनेस मॉडल इनका ये है कि भाई जो टावर को यूज करेगा सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कहने का ये है कि जैसे वोडाफोन हुआ या एयरटेल हुआ, ये अपनी खुद की टावर्स इनकी नहीं है तो ये इस टावर को यूज करेंगे। और बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, लगभग 2.5 लाख के आसपास टेलीकॉम टावर्स इनके पूरे देश में हैं और पूरे सर्कल्स ये कवर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी हुई भाई इंडस टावर्स। कोई मतलब अगर इंडस्ट्री का अगर उदाहरण देखें तो जैसे कि टीसीएस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आता है, आईटीसी का नाम आता है, या फिर बैंकिंग में देखें एसबीआई हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, तो ये उस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी हुई। टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, तो उस लेवल की कंपनी हुई, बहुत बड़ी कंपनी हुई। तो टेलीकॉम टावर्स में ये कह सकते हैं कि भाई बहुत डोमिनेंट कंपनी है। बिजनेस मॉडल तो यही है कि भाई हम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, जैसे कि मैंने कहा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब इनको हम सर्विस देते हैं, टेलीकॉम टावर उपलब्ध कराते हैं। अब इस स्टॉक को अगर आप देखें पिछले 6 महीने में तो आप देखेंगे बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, 28-30% का रिटर्न है अचानक से। और अगर आप बॉटम को देखें तो 28-30% रिटर्न 6 महीने में कोई खराब नहीं है। थोड़ा सा टाइम होराइजन लंबा करते हैं। अब देखिए कि एक साल में क्या हुआ। एक साल में दिखेगा कि कम है, 10% ही है सिर्फ रिटर्न। बट उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे नीचे एक ये चार्ट गूगल से लिया गया है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 11.35, मतलब 11-12 का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो हुआ काफी अट्रैक्टिव हुआ अगर एक तरीके से देखा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर अभी 24-25 पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 11-12 तो बहुत अट्रैक्टिव हो गया, आधे से भी कम दाम पे मिल रही। कोई तो कारण होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक चीज और देखें कि इस पूरे स्टॉक प्राइस को लंबे होराइजन पे देखें। ये जो चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन आपकी जो है वो आपको दिखा रही है किस तरह से आपका स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है, पी रेशो चेंज हो रहा है, और जो ब्लू बार है वो ब्लू बार दिखा रहे हैं ईपीएस किस तरह से चेंज। और आप यहाँ पे देखें कि ये कंपनी बड़े महंगे वैल्यूएशन पे एक जमाने में ट्रेड करती थी, और आज इस कंपनी का इंटरेस्ट, मतलब लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टर का कम हो गया है। तो 11-12 का जो मल्टीपल है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत लंबा चार्ट है। आप देख रहे हैं कि एक जो कंपनी पिछले अगर 10-12 साल में देखा जाए तो उस कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज जिस भाव में मिल रही है, प्राइस टू अर्निंग्स देखें, स्टॉक प्राइस देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से ऐसा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये क्वार्टरली नंबर्स हैं या ईबिटा मार्जिन है, क्वार्टरली प्रॉफिट है, ये नंबर जो है वो ठीक ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लॉस में चल रही है कंपनी तो सस्ते भाव में मिल रही है, कुछ ऐसा कुछ कारण तो नहीं दिख रहा है। और चीजें देखते हैं भाई, अगर हम 3-4 चीजें देखें, एक हम हमेशा बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, पैट ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की और आरओई की, और हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के अलावा स्टॉक प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो सेल्स का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों का तो 10% है। 10% कोई बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन 10 साल की 19% के आसपास है। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है, आप 10 साल का नंबर देखिए -1%, मतलब 10 साल में इस स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं। 19% के हिसाब से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और -1% अगर स्टॉक प्राइस की 10 साल की CAGR है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी खराब नहीं, ठीक है। तो मार्केट के कंसर्न क्या है? मार्केट का कंसर्न है कि भाई ग्रोथ कहां से आएगी। टावर जितने लगने थे वो लग गए, आगे तो ग्रोथ है नहीं। सेक्टर में हेडविंड है कि मतलब इनके जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया बहुत ही मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, तो भाई क्या होगा। और कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब टावर लगाएंगे तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा ज्यादा। और क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि 10-20 क्लाइंट हैं कि मतलब अरे यार एक जाएगा तो दूसरा आएगा, वो सिचुएशन नहीं है। तो मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। बट क्या हो सकता है इसमें, कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? पहली बात, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है कि भाई डिविडेंड जो होता है स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करता है। वोडाफोन आइडिया अच्छा शुरू कर दे करना, मार्केट का एक्सपेंशन हो। सबसे बड़ी बात, टैरिफ बढ़े, मतलब जो हम पे करते हैं डाटा के लिए और वॉइस के लिए, वो अगर रेट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इन कंपनी को ज्यादा फायदा हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद इसको हेल्प करें। पहली बात, हम ये कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि इस तरह का स्टॉक आपके लिए उचित है या नहीं, ये आपको खुद एनालाइज करना है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इसको खरीदें या बेचें, लेकिन ये एग्जाम्पल था कि किस तरह से SBI कॉन्ट्रा फंड में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हमें दिखा और किस तरह से हम उसको आगे और एनालाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, विल टॉक टू यू सून नेक्स्ट टाइम ऑन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।